हु इज मिस्टर कॉर्ड। एडगर फ्रैंक कॉर्ड जो कि एक इंग्लिश प्रोग्रामर साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर प्रोग्रामर साइंटिस्ट थे, ये IBM में जब काम कर रहे थे तो इन्होंने रिलेशनल मॉडल इन्वेंट किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि डेटाबेस मॉडल 3 प्रकार के सुझाए गए हैं, जिसमें से एक था हायरार्किकल मॉडल, एक था नेटवर्क मॉडल और एक था रिलेशनल मॉडल। तो जो रिलेशनल मॉडल की थ्योरी प्रोवाइड की गई थी वो मिस्टर कॉर्ड के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। उन्होंने वो रूल्स बनाए कि अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाना चाहता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यही सारे कहलाते हैं कॉर्ड्स के रूल। तो सबसे पहली बात, तो जब हम बोलते हैं कि कॉर्ड्स 12 रूल्स, तो एक्चुअल में ये 12 रूल्स नहीं होते हैं, ये टोटल 13 रूल्स होते हैं फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम 0 to 12। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास हम लोग जो नंबरिंग करते हैं नॉर्मली 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5। बट अगर हम उसकी काउंटिंग 0 से कर लें तो मैं जब बोलूँगा कि मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो एक्चुअल में मेरे पास 6 वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैं 0 से काउंटिंग करता हूँ, 1 से नहीं करता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे कॉर्ड रूल्स जो बने वो रूल नंबर 0 से लेके रूल नंबर 12 तक बने। तो टोटल एक्चुअल में वो 13 है, लेकिन उसे हम कॉर्ड्स 12 रूल्स के नाम से जानते हैं। हालांकि जो रूल 0 है ये अपने आप में एक कंप्लीट रूल है और इसी को डिराइव करते करते बाकी के 12 रूल्स बने हैं। तो 0 रूल जो है वो सबसे शुरुआती रूल जो है वो सबसे स्पेशल है और बाकी सब उसी को एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके हम सारे रूल समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल 0 की। रूल 0 क्या कहता है? द सिस्टम मस्ट क्वालिफाई एज रिलेशनल, एज अ डेटाबेस एंड एज अ मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाना चाहता है तो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, वो रिलेशनल होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनल होना चाहिए का मतलब क्या है? जो रिलेशनल मॉडल है वो होना चाहिए, डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, वो डेटाबेस की फैसिलिटी दे रहा हो। तीसरा, वो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वो सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा हो जो उसमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर अ सिस्टम टू क्वालिफाई एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट सिस्टम मस्ट यूज इट्स रिलेशनल फैसिलिटीज टू मैनेज डेटाबेस। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो रिलेशनल फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये रूल उतना क्लियर नहीं होता है, इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि रिलेशनल ऑपरेशंस मतलब क्या, रिलेशनल फैसिलिटीज़ मतलब क्या। तो यही सब समझने के लिए आगे के 12 रूल्स बताए गए। तो आइए हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 कहलाता है इंफॉर्मेशन रूल। ये रूल का स्टेटमेंट ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन is to be represented as stored data in cells of table। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जानी है वो टेबल में स्टोर की जानी है। जो लॉजिकल व्यू है रिलेशनल डेटाबेस का, उसमें हम ये मानते हैं कि डेटा हम टेबल्स में रख रहे हैं। तो जो टेबल है उसके अंदर कई सारे सेल्स हैं। टेबल के अंदर जैसे अगर मैं अकेले इसको फोकस करूं तो दिस इज 1 सेल, ओके, दिस इज अनदर सेल। तो एक सेल में एक डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल इंफॉर्मेशन इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज स्टोर्ड डेटा इन सेल्स ऑफ द टेबल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर रखी हुई है इंक्लूडिंग मेटा डेटा, मतलब केवल वो डेटा ही नहीं, जैसे मैं आपको समझाता हूं,
अगर मुझे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है तो मैंने रखा स्टूडेंट का रोल नंबर कितना है जैसे कि 10, और स्टूडेंट का नेम क्या है जैसे अमित, स्टूडेंट की एज क्या है जैसे कि 15। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डेटा, है ना, जो सिस्टम का डेटा है, एप्लीकेशन का डेटा है। लेकिन इस टेबल का नाम क्या है? दैट इज स्टूडेंट। इस टेबल के कॉलम्स का नाम क्या है? तो मे बी इस कॉलम का नाम है रोल नंबर, इस कॉलम का नाम है नेम, इस कॉलम का नाम है एज, और इस तरीके से ये वो इंफॉर्मेशन है जो डेटा नहीं है, मेटा डेटा है। यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो हमें स्टूडेंट्स की रखनी है, पर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जहां रख रहे हैं उस ढांचे का भी तो कुछ इंफॉर्मेशन सेट होगा, उस टेबल का भी तो कुछ नाम होगा और उससे जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन होंगी। वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो इस ढांचे के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना कि इसके अंदर रखी गई कोई साधारण इंफॉर्मेशन। तो हम डेटा को दो प्रकार से देखते हैं, एक तो हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा जैसे कि स्टूडेंट का डेटा था, और दूसरी इंफॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इस डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, डेटा जहां स्टोर कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है ना। तो मेटा डेटा से एक्चुअल यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल यूजर को ये साधारण डेटा चाहिए होता है। हम प्रोग्रामर हैं, हमें समझ में आता है कि दो तरह की इंफॉर्मेशन इसमें है। तो ये जो मेटा डेटा है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं इट इज डेटा अबाउट डेटा, तो जहां पे डेटा रखा है इस पूरे जगह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो ये मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन भी किसी टेबल में ही रखी होगी। कोई टेबल होगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी होगी कि भाई टेबल का नाम क्या है, टेबल में कॉलम्स के नाम क्या हैं, उन पर क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए गए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन किसी टेबल के अंदर रखी होगी। तो पहला रूल यही कह रहा है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन आप टेबल के सेल्स में रखेंगे, और जो रोज एंड कॉलम्स होंगे उनके ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। रूल नंबर 2, गारंटीड एक्सेस। आप हर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की जो कि एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगी, और एट्रीब्यूट यानी कॉलम नेम। तो आपको अगर टेबल के अंदर का कोई डेटा एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट है उसकी एज फाइंड आउट करनी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट नाम की टेबल में से, टेबल का नाम क्या हो गया स्टूडेंट, वो रो जिसमें रोल नंबर 10 है, रोल नंबर क्या हो गया प्राइमरी की, प्राइमरी की मतलब वो वैल्यू जिसके द्वारा मैं हर रो को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कोई दो रो में रोल नंबर 10 नहीं होगा, वो एक यूनिक वैल्यू होगी। तो नाम तो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो उससे यूनिकनेस नहीं आएगी। एज भी दो लोगों की सेम हो सकती है, पर रोल नंबर सबके अलग अलग होंगे, तो मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बोला। तो टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट, प्राइमरी की हो गई रोल नंबर, और कॉलम का नाम हो गया एज। आप देखिए मैंने 3 बातें बोली, इससे एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रही है, यानी 15। तो टेबल का नाम, प्राइमरी की और एज। अब इसको एसक्यूएल लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट, है ना, क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 10। ये बन गया। तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट लिखकर 15 हासिल कर लिया होगा। इसका जो आउटपुट आएगा इस स्टेटमेंट का वो आएगा 15। रूल नंबर 3, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। जब हम कई बार इंटेंशनली भी डेटा फिल नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इस टेबल में एक और फील्ड हो फ़ोन नंबर। अब हो सकता है कि फ़ोन नंबर कोई कंपलसरी डेटा नहीं है, और ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट के पास फ़ोन हो ही नहीं, तो उसका फ़ोन नंबर फिल ही नहीं हो पाएगा। तो जब मैं रिकॉर्ड्स रोज़ इंसर्ट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट के लिए एक रो है,
तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़, कुछ फील्ड्स ब्लैंक रखूं। ब्लैंक इसलिए रखूं क्योंकि हो सकता है कि वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पे वो जगह खाली होगी, तो इंटेंशनली उसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आई है, बट आई वांट टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन द टेबल। जैसे कई बार क्या होता है कि आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो जब आप बिलिंग वगैरह करवाते हैं तो वो अक्सर आपसे पूछते हैं कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। तो हो सकता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन फीड करने में कुछ ऐसी फील्ड्स हों जैसे कि एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, पर वो एड्रेस आपसे नहीं पूछ पाए भीड़ की वजह से, तो भी वो आपका बचा हुआ बेसिक डेटा लेके और उसको फीड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ मिस हो जाती हैं, किसी भी कारण से कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो जाती हैं। तो इंटेंशनली या कुछ मजबूरी की वजह से हम डेटा फिल नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर वो ब्लैंक वाली जो सिचुएशन है उसको प्रॉपरली हैंडल करने की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं नल। तो कोई भी RDBMS ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इस नल वैल्यू को सिस्टमेटिकली हैंडल करे। तो नल वैल्यू का मतलब मिसिंग वैल्यू भी हो सकती है, नल वैल्यू का मतलब हो सकता है कि वो वैल्यू उस रो में एप्लीकेबल ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इट शुड बी हैंडल्ड कंसिस्टेंटली। तो अच्छा, प्राइमरी की जो होता है उसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं होती। प्राइमरी की वो है जिसमें जैसे यहाँ रोल नंबर है, तो ये नल हो जाएगा तो हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो प्राइमरी की जो है वो कभी नल नहीं होती है। तो नल वैल्यू का सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट होना चाहिए। रूल नंबर 4, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। अब जैसे जो डेटाबेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, एक तो उसके अंदर डेटा रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कितने टेबल्स हैं एक डेटाबेस में, उन टेबल्स के नाम क्या हैं, उनमें कितने कॉलम्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा है ना। तो डेटाबेस डिक्शनरी मस्ट हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। तो हमारे पास ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे कि हम ये पूरा का पूरा मेटा डेटा देख सकें। तो यही हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 क्या है? पावरफुल लैंग्वेज। कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। हमें, जैसे अभी मैंने यहाँ पे SQL लैंग्वेज लिखी हुई है, ये सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है? SQL लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये वो लैंग्वेज है जिसके बारे में इस रूल में कहा जा रहा है कि कोई ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इतनी अच्छे से डिफाइंड हो कि हर तरह के टास्क जो मुझे उस डेटाबेस पे परफॉर्म करने हैं वो मैं कर सकूं। चाहे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे उसमें डेटा रखना हो, फेच करना हो, सर्च करना हो, जो भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, चाहे स्ट्रक्चर ही क्यों ना बनाना हो, मुझे टेबल बनानी हो, टेबल डिलीट करनी हो, जो भी करना है वो सब कुछ उस लैंग्वेज के द्वारा किया जा सके, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रूल नंबर 6 ये कहता है कि व्यूज़ बेसिकली क्या है? दे आर वर्चुअल टेबल्स। तो अगर कोई व्यू है, देखिए व्यू समझने में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो एक्चुअल में जो टेबल है हो सकता है उसका एक पोर्शन ही मैं देखना चाहूँ कि मुझे सिर्फ रोल नंबर दिखा दो, नेम दिखा दो और कुछ मत दिखाओ, रोल नंबर और नेम। तो अब ये कोई टेबल नहीं है, ये इसी टेबल में से एक व्यू बन के निकला है। तो जो भी आप जब भी टेबल देखते हैं, कोई सेलेक्ट क्वेरी करके देखते हैं, तो आपको जो व्यू दिखाई देता है दैट इज वर्चुअल टेबल, दैट इज नॉट एक्चुअल टेबल, राइट। तो ऑल व्यू दैट आर theoretically updatable शुड बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम। तो यदि वो अपडेटेबल है तो वो अपडेट करने की फैसिलिटी सिस्टम हमें देगा। रिलेशनल लेवल ऑपरेशंस, सारे रिलेशनल लेवल ऑपरेशंस इसमें सपोर्ट होने चाहिए, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारे ऑपरेशंस होने चाहिए। सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस शुड बी सपोर्टेड। ये सब सेट थ्योरी में ऑपरेशंस आप लोग पढ़ते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, माइनस क्या होता है, वो सारे ऑपरेशंस भी इसमें सपोर्टेड होने चाहिए। रूल नंबर 8 ये कहता है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए।
नाउ व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज लॉजिकल, क्योंकि रूल नंबर 9 में फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे। तो हम लोग एक बात को जानते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, राइट। सो अगर हम बोलते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो लेट्स से this is one table, okay, this is another table, this is another table. So database is a collection of such tables. This is logical view, this is not physical view, logical view. And in reality they are stored in different files. Not necessary कि यहाँ पे 3 टेबल्स है तो यहाँ 3 फाइल्स होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्चुअल फिजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू फिजिकली ये किस हार्ड डिस्क पे, मतलब हार्डवेयर भी, इसमें हम हार्डवेयर की भी बात कर सकते हैं, फिजिकली ये किस हार्डवेयर पे, ओके। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका फिजिकल व्यू में कोई चेंजेस होते हैं, चाहे वो किस लोकेशन पे रखे हैं, अगर लोकेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। So the physical storage of data should not matter to the system. If say some file supporting table were renamed or moved from one disk to another, it should not affect the application. तो अगर कोई फाइल थी जिसको हमने रीनेम कर दिया या मूव कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जो फाइल है इस फिजिकल व्यू में, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, तो इससे लॉजिकल व्यू को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और यूजर जो इंटरेक्शन करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ काम वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो ये है रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 में हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। ये रूल थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी RDBMS सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इफ देयर इज चेंज इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज टेबल के लेवल पर स्ट्रक्चरिंग करना, यहाँ पे जैसे टेबल का नाम चेंज कर देना या इसमें कॉलम्स बढ़ा घटा देना, ये इस तरह के कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो हम ये लॉजिकल व्यू पे चेंजेस कर रहे हैं, और इस तरह के चेंजेस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे यदि एक टेबल है उसको हम स्प्लिट करके 2 टेबल्स बना देते हैं, तो जो एक नया व्यू बनेगा उस डेटा के बारे में, वो दोनों टेबल को ज्वाइन करके वैसे का वैसा ही दिखाई देगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एक टेबल से 2 टेबल हो गए। तो ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। फिर रूल नंबर 10 में इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस कहला रहा है। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा पे किसी तरह का कंस्ट्रेंट बना सकते हैं और वो डेटाबेस खुद सक्षम है, उसके लिए हमें किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये वो टेबल है जिसके अंदर मुझे एक वैल्यू रखनी है, लेट्स से प्राइस, और मैंने कहा प्राइस जो होगा वो 100 से 1000 की रेंज में ही होगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट। ये मैंने एक लिमिटेशंस लगा दी, एक कंडीशन लगा दी इस डेटा के बारे में। या मैंने बोला कि जो रोल नंबर है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही होगा, ठीक है। तो या मैंने बोल दिया कि ये वैल्यू नल नहीं हो सकती है ना, कोई भी एक कॉलम है, मैंने कहा ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। तो जैसे किसी का ईमेल आईडी, मैंने कहा कि नहीं, अगर कस्टमर के आप डिटेल रख रहे हो तो ईमेल आईडी इज़ कंपलसरी, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो हम उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते। तो हम क्या चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंपलसरी बनाया जाए। तो इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं, कंडीशंस लगानी होती हैं, इसके लिए हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करना होता है, बल्कि डेटाबेस के पास खुद ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो अप्लाई कर सके। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स वगैरह भी हम देखते हैं डेटाबेस में, तो ट्रिगर्स वगैरह भी खुद मैनेज कर ले, इसके लिए हमें कोई प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ट्रिगर्स वगैरह हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। रूल नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस ये डेटाबेस की नींव है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हैं, लाइक ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो
यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे डेटा इधर रखा हो, तो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डेटाबेस पूरा इस कंप्यूटर पे नहीं है, थोड़ा इस बेस इधर भी है, थोड़ा इधर भी है, इधर भी है, तो इस तरीके से हो सकता है वो फैला हुआ हो, और किस तरीके से रखा हुआ है, कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई क्लाइंट इंटरेक्ट करता है तो उसे इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो तो ऐसे ही एक्सेस करेगा और ऐसे ही यूज़ कर पाएगा जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड ना होते हुए एक जगह पे सेंटर्ड है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उससे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस। तो डेटाबेस शुड वर्क प्रॉपरली रिगार्डलेस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ नेटवर्क। नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल क्या है कि अगर हमें लो लेवल एक्सेस मिल भी जाता है तो भी हम किसी इंटीग्रिटी रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं, लो लेवल एक्सेस कर पाते हैं, और हम फिजिकल व्यू पे डायरेक्टली काम कर पाते हैं। फिजिकल व्यू पे जैसे अभी हमने बात करी कि एक तो लॉजिकल व्यू है जिसमें मतलब होता है सेट ऑफ टेबल्स, और एक होता है फिजिकल व्यू जो एक्चुअल में फाइल्स का कलेक्शन है। तो अगर हम डायरेक्टली फाइल पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा भी हमें राइट मिलता है कोई तरीके से, तो भी हम इंटीग्रिटी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। जैसे कि हमसे बोला गया था कि अगर प्राइस की वैल्यू स्टोर होगी तो वो 100 से 1000 के बीच में ही होगी, तो ये अगर रूल है तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो रूल मेंटेन रहना चाहिए। तो चाहे आपको फिजिकल लेवल पे ही कोडिंग करने की फैसिलिटी क्यों ना मिल जाए, आप डायरेक्टली इन फाइल्स को क्यों ना एक्सेस कर लें, आप इंटीग्रिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, वो मेंटेन रहना चाहिए। तो यही है नॉन सबवर्जन रूल, और इस तरीके से हमने सारे रूल्स कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको इसमें से रूल्स कुछ तो समझ में आए होंगे। वैसे आप मान के चलिए कि जब आप